नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं सेकंड जनरेशन। ठीक है, सेकंड जनरेशन क्या दिया है 1956 से 1963 तक, मतलब 1956 से 1963 तक। ओके, तो आगे देखते हैं इसको। इसमें पढ़ते हैं बेटा, ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड द वैक्यूम ट्यूब्स। देखो इसमें क्या था कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि ट्रांजिस्टर था, जो सबसे मुख्य उपकरण था वो ट्रांजिस्टर था। और इसमें क्या दिया है, वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, ट्रांजिस्टर की जगह सेकंड जनरेशन वाले जो कंप्यूटर थे उसके लिए वैक्यूम ट्यूब का निर्माण हुआ था, वो काफी उससे बेहतर था। विलियम शाक्ले, ठीक है, ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में किया था। ठीक है, अब ध्यान समझना कि इसमें बेटा उल्टा हो गया है कि ये वैक्यूम ट्यूब जो थे ये पहले जनरेशन के कंप्यूटर के लिए उपयोग में होते थे और उससे बेहतर उपयोग होने लगा सेकंड जनरेशन में। उस उपकरण का मुख्य जो उपकरण था उसका नाम था ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब विलियम शाक्ले जो थे ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में किया था। ठीक है, नोट में जो मैंने दिया उसमें है, ध्यान से देखना। उसमें और क्या दिया, प्राइमरी मेमोरी में क्या था, मैग्नेटिक कोरस था, सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक टेप था। ठीक है, इसको खाली पढ़ना है, ध्यान समझ लेना। फिर क्या दिया है, कंप्यूटर में इनपुट के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था, पेपर टेप के माध्यम से किया जाता था। ठीक है, इसको थोड़ा दिखा देता हूं। अब देखो ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में दिखते थे। ठीक है, आप देख रहे हो कैसा कंप्यूटर है ना। आप गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको दिख जाएगा, ऐसे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे। तो कंप्यूटर में इनपुट के लिए, नोट में देखते हैं, कंप्यूटर में इनपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप के माध्यम से किया जाता था। आउटपुट को प्रिंट आउट के रूप में प्रदर्शित किया जाता था। ठीक है, अब दिया है नेक्स्ट, यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज सच एज। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज होता था जिसका नाम फॉरट्रेन है, 1956 में बना था। एलगोल ALGOL 1960 में और कोबोल 1960 से 1961 में। ठीक है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। इसी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर इस प्रकार हैं जो सेकंड जनरेशन के हैं। उसमें है IBM 1620, IBM 1401, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108। ठीक है, इसको दिमाग रख लेना कि क्वेश्चन आते रहते हैं। अब ये जो सेकंड जनरेशन के ट्रांजिस्टर थे वे कैसे दिखते हैं, देखो नोट में मैंने दिया है, देख लो ऐसे दिखते थे ये। अब दिया है थर्ड जनरेशन 1964 से लेके 1971 तक। ठीक है, इसमें दिया है आईसी ने ट्रांजिस्टरों का स्थान लिया। अब देखो सेकंड जनरेशन में जो ज्यादा यूज होता था वो था ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब थर्ड जनरेशन में इसकी जगह आईसी ने ले लिया। ठीक है, ये आईसी नाम का उपकरण जो मुख्य था उससे बेहतर कार्य करने लगा। आईसी का आविष्कार जैक किल्बी ने 1959 में किया था। प्राइमरी मेमोरी जो थी उसमें मैग्नेटिक कोरस वही था, सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक डिस्क अलग बदल गया। अब कंप्यूटर में इनपुट के लिए कीबोर्ड और माउस का उपयोग होता था। देखो थर्ड जनरेशन में स्टार्ट हो गया कीबोर्ड माउस। ठीक है, आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए मॉनिटर का उपयोग किया गया था, है ना, मॉनिटर जो स्क्रीन दिखता है आपको। इसमें यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज जो था वही था फोर्ट्रेन 1956, अलगोल था वही, कोबोल था, और एक था बेसिक। ठीक है, ये नया जुड़ गया है इसमें बेसिक, और सब पुराने हैं। और आगे दिया है, इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम इस प्रकार हैं, IBM 360 सीरीज, हॉनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 370x168, TDC 316। क्लियर, इसमें भी जो चित्र दिया है देख लेना। ठीक है, नोट में दिया है, अगर देखना है तो मैं दिखा देता हूँ इंटीग्रेटेड सर्किट कैसी होती है। वीडियोस में अगर देखना चाहते हो तो दिखा देता हूँ, लेकिन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ, ये देख लो सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर जैसा दिया है, आपने देखा अभी नोट में वैसा ही है। और अभी मैं दिखा देता हूँ आपको आईसी कैसे होते हैं। ये देखो, ये थर्ड जनरेशन के आईसीज हैं जो कि आपके नोट्स में दिया गया है, जो मैंने दिया आपको।
ठीक है, तो ये बेहतर काम करने लगा था। ये मुख्य थर्ड जनरेशन की, देखो ये हमेशा दिमाग में रखना कि फर्स्ट जनरेशन की जो मुख्य उपकरण था, डिवाइस था, उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वो भी दिखाया था फर्स्ट जनरेशन का, देख लो। ठीक है, ये देखो, ये फर्स्ट जनरेशन का था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन का था। उसके बाद आपने ट्रांजिस्टर देख लिया सेकंड जनरेशन का, और थर्ड जनरेशन का आईसी आपने देख लिया। ये जो मुख्य डिवाइस थे। आगे पढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन। ठीक है, ये कब से कब था बेटा? 1971 से लेके 1980 तक। ठीक है, इसमें दिया है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI तकनीकी का उपयोग हुआ था। ठीक है, MS DOS और MS विंडोज इस दौरान विकसित हुए। ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ही हैं। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, DOS का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो MS DOS लिखा है। अब यह उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग हुआ, जिसमें C++, DBase, ITS मतलब आदि। आगे देखते हैं, इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ। ठीक है, इस पीढ़ी के कुछ, हाँ ये बहुत सारी चीजें आपको लग रहा होगा कि सर समझ में नहीं आ रहा, बस ये आपको उतना समझने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो है वो CCC के पर्पज से होता है। ठीक है, इसका नौकरी से कुछ लेना देना नहीं होता है, लगभग ना के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से सुन लो, और उसको जो नहीं समझ में आता वीडियो के बाद पूछोगे तो बता दूंगा मैं। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम इस प्रकार हैं: IBM 4341, DEC 10, Star 1000, PUP 11। ओके, तो ये फोर्थ जनरेशन हो गया। अच्छा आप, ठीक है, हाँ ठीक, फोर्थ जनरेशन हो गया। अब फिफ्थ जनरेशन चलते हैं। ये 1980 से लेके कंटिन्यूड, मतलब अभी तक जो चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन ही है। इसमें दिया है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI और AI का उपयोग प्रारंभ हुआ। इस अवधि के दौरान 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए गए हैं। हाई लेवल लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग होता है। एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के उदाहरण इस प्रकार हैं: डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोम बुक। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर प्रणाली के लक्षण। इसमें दिया है कंप्यूटर में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिन्होंने इसको इतना लोकप्रिय बना दिया है। कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं हैं स्पीड, गति। इसमें दिया है कि कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड, ठीक है, में भी गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज MHz और गीगाहर्ट्ज GHz में मापते हैं। नेक्स्ट दिया है एक्यूरेसी, शुद्धता। कंप्यूटर कठिन से कठिन कार्य को बिना किसी त्रुटि के परिणाम निकाल देता है। गणना के दौरान अगर कोई गलती पाई जाती है तो डेटा व प्रोग्राम में मानवीय गलतियों के कारण होता है। सही बात है ना, शुद्धता होती ही होती है। स्पीड भी कंप्यूटर में होता ही होता है, जो आपने भी पढ़ा। कंप्यूटर के स्पीड के कारण ही सब लोग यूज करते हैं ना। हॉस्पिटल में देख लो, आप बैंक में देख लो, है ना। शुद्धता और स्पीड में काम करते हैं, इसलिए सब लोग यूज करते हैं ना। नेक्स्ट क्या दिया है डिलीजेंस, मतलब लगन। कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना रुके बिना थके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। सही बात है ना। आप चाहे 10 बार चालू करो बंद करो, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो थकता नहीं है। क्लियर? इसलिए डिलीजेंस इसमें होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा वर्सेटिलिटी, बहुउद्देशीय। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में एक समय पर अलग अलग प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। सही बात है। आप कंप्यूटर चालू करते हो तो आप चाहे पिक्चर देखो, गाने देखो, या वीडियोस कोई और देखो, या इंटरनेट पे जाके कुछ कर सकते हो। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, कई सारी चीजें एक साथ भी कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्या दिया है स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता। कंप्यूटर की मेमोरी में बहुत सी जानकारियां स्टोर मतलब रखी जा सकती हैं, जिनका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। आप रखते हो कि नहीं? रखते ही हो। जिनके पास लैपटॉप है या मोबाइल ही है तो आप बहुत सारे वीडियोस रखते हो कि बाद में काम आएगा। फोटोज रखते हो, आधार कार्ड की कॉपी रखते हो, या पैन कार्ड रखते हो, या बहुत सारी ऐसी चीजें रखते हो जो कि आपको बाद में
काम आएंगी। ठीक है, तो उसमें स्टोर करके रखते हो। नेक्स्ट क्या दिया है, सिक्रेसी, गोपनीयता। कंप्यूटर में पासवर्ड का उपयोग करके हम अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे मोबाइल में पासवर्ड डालते हो ना, कोई आपका मोबाइल नहीं खोल पाता है ना, पासवर्ड डाल के रखते हो, वैसे ही कंप्यूटर में भी पासवर्ड डाल के रखते हैं। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। हाँ, पासवर्ड डालने से क्या होता है, आपके बिना कोई आपके फाइल्स को कोई देख नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जो बेसिक हैं कंप्यूटर में एप्लीकेशन, जो ऐप है यूज होता है, वो बताया जा रहा है कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन कौन सा किस किस क्षेत्र में। कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन इन तक सीमित नहीं है ना। ऐसा नहीं कि जितना आपको बताया जा रहा है उतना ही है, बहुत है। जो मुख्य उनका वर्णन यहाँ पे है। एजुकेशन क्षेत्र में मतलब शिक्षा, कम्युनिकेशन मतलब संचार क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में देख ही रहे हो आप, बैंकिंग में है, मेडिकल क्षेत्र में देख ही रहे हो, साइंटिफिक रिसर्च वैज्ञानिक अनुसंधान, ये सब आपसे अछूता नहीं है, आप अच्छे समझ सकते हो। शिक्षा में, संचार में मतलब बातचीत में भी मोबाइल का यूज हो रहा है, बैंकिंग में भी देख ही रहे हो, बैंक में जाते हो तो कंप्यूटर यूज ही हो रहा है, मेडिकल लाइन में हॉस्पिटल में देख ही रहे हो, हर जगह कंप्यूटर का यूज हो रहा है। और वैज्ञानिक तो हमेशा ही कुछ न कुछ अनुसंधान आविष्कार करते रहते हैं या ढूंढते रहते हैं, वो कंप्यूटर के माध्यम से ढूंढते रहते हैं। और नेक्स्ट क्या दिया, एंटरटेनमेंट मनोरंजन देख ही रहे हो, आजकल पिक्चरें जो है नेट पे मिल जाती हैं, है ना, और इसके माध्यम से बहुत सरल हो गया है। गवर्नमेंट भी आजकल कंप्यूटर यूज कर रही है ना, ये आपका जितना भी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, इसी के माध्यम से ऑनलाइन सारे कार्य संपन्न होते हैं। व्यापार में भी आजकल वही सब चल रहा है। डिजाइन बनाने के लिए भी आप बहुत सारे ये आईटी जगत का यूज हो रहा है, कंप्यूटर का यूज होता है कि नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया है बेटा, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को 3 आधारों में वर्गीकृत किया गया है। क्लियर। अब यहां पे जो दिया है 3 आधारों में वर्गीकृत किया गया है, अनुप्रयोग के आधार पर, दूसरा क्या है साइज के आधार पर मतलब आकार के आधार पर, तीसरा उद्देश्य के आधार पर। क्लियर। मैं आपको दिखा देता हूं, ये इसमें आपके नोट में है और इसमें भी दिखा देता हूं। तो यहां बेटा आप देख सकते हो, यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर दिया गया है। अगर अनुप्रयोग के आधार पर अगर देखें हम, ठीक है, अनुप्रयोग के आधार पर देखें तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन के आधार पे। अब नेक्स्ट क्या दिया है, आकार के आधार पे। आकार के आधार पे 4 प्रकार का है दिया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है। अब यहाँ पे उद्देश्य के आधार पर दिया है जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। ठीक है। अब ये जो है आपने जो ये क्लासिफिकेशन देखा है, अब इसको थोड़ा आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया है, नोट में दिया है अनुप्रयोग के आधार पर, इसको पढ़ते हैं। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं मतलब फिजिकल क्वांटिटीज जैसे दाब, प्रेशर, तापमान, टेम्परेचर, लंबाई, लेंथ, ऊंचाई, हाइट आदि को मापकर उनके परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं, है ना, उनको अंकों में दिखाते हैं। ये कंप्यूटर किसी राशि का परिमाप तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे थर्मामीटर, स्पीडोमीटर। देखो अगर आपको सही से अगर बताया जाए तो ये जैसे डॉक्टर देखते हो आपका आपने देखा हो बीपी नापने वाली मशीन होती है ना, और अगर वो वाली जो इलेक्ट्रॉनिक वाली आती है जो कि चार्जर से चलती है, उसको देखो तो वो क्या करता है, आपके हाथ में लगेगा। ठीक है, आपके हाथ का जो टेम्परेचर होगा, बीपी का टेम्परेचर जो भी होगा, वो आप देखते हो गिनतियों में बताता है। जैसे मोबाइल में गिनती होती है ना, वैसी वो वहां पे 50, 60, 70, 120, 130 बताता रहता है ना। तो वही चीज आपके शरीर के तापमान को वो अंकों में बताता है। तो ये सब किसके माध्यम से होता है, ये एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं ये सब। क्लियर। ओके, अब आगे देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। अच्छा, ये बात याद रखना कि जो एनालॉग कंप्यूटर है वो आपको हॉस्पिटल में ही ज्यादा मिलते हैं।
मेडिकल क्षेत्र में ज्यादा मिलते हैं। आप ध्यान से देखो तो शरीर के तापमान को मापने के लिए जितने भी मशीनें आपको दिखती हैं वो सारे के सारे एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करता है। इसका उपयोग अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है। इनपुट किए गए डेटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करते हैं। उदाहरण डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल। देखो एक बात समझना, मैं एक सरल शब्दों में आपको बता रहा हूं कि अभी तक, जन्म से लेके अभी तक आपने जो कुछ भी देखा है, आपने जो इलेक्ट्रॉनिक चीज देखी है, जैसे आपको मोबाइल देखा है, लैपटॉप देखा है, डेस्कटॉप कंप्यूटर देखा है, ये सारे के सारे डिजिटल हैं। डिजिट मतलब होता है अंक, ठीक है? तो डिजिटल कंप्यूटर मतलब अंकों के आधार पे चलने वाली मशीन, मतलब कंप्यूटर। ये 0 और 1 को समझता है, इतना दिमाग में रखना। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है, हमारी भाषा को नहीं समझता, इंग्लिश हिंदी नहीं समझता है वो। आप बोलोगे सर तब कैसे, हम जो कुछ टाइप करते हैं वो कैसे काम करता है? तो इसका मतलब होता है कि जैसे कन्वर्टर होता है, बीच में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं हिंदी जानता हूं और चाइनीज आदमी से बात करना चाहता हूं, तो एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि हिंदी भी जाने और चाइनीज भी जाने। तो बीच, हम जब हिंदी में मैं उसको बोलता हूं तो वो जो बीच वाला आदमी है, कन्वर्टर कन्वर्ट करके चाइनीज भाषा उसको बोलता है, फिर उसकी भाषा मुझ तक पहुंचाता है। ऐसे ही बीच में समझ लो कि कंप्यूटर में कन्वर्टर होते हैं जो कि हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में और कंप्यूटर की भाषा को हमारी भाषा में दिखाते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या है बेटा, हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके इन्हें डिजिटल रूप में प्रोसेस करने का कार्य करता है। इस उदाहरण दिया ईसीजी, डायलिसिस मशीन एटसेट्रा। अच्छा, एक चीज और, ये हाइब्रिड कंप्यूटर तो आजकल बहुत ज्यादा हॉस्पिटल में यूज होते हैं। कैसे? आपने अगर आप कभी हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में गए होगे तो आप ध्यान से देखे होगे कि जो भर्ती होते हैं, है ना, जो रोगी होते हैं, पेशेंट होते हैं, भर्ती होते हैं, तो उनके शरीर को तापमान को नापने के लिए एक ऐसी मशीन लगी हुई होती है और फिर उस मशीन का कनेक्शन आजकल के कंप्यूटर में किया जाता है। जो डेस्कटॉप वाले कंप्यूटर होते हैं या लैपटॉप में, उसमें कर दिया जाता है और लैपटॉप में या कंप्यूटर में दिखता रहता है कि उस तापमान अंकों में बताता रहता है। क्लियर? तो वो सब हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत है। हाइब्रिड मतलब होता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के संयोग को, मतलब कॉम्बिनेशन को हाइब्रिड कंप्यूटर बोला जाता है। क्लियर? एक लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। पहला दिया माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है? माइक्रो कंप्यूटर छोटे, स्मॉल, कम लागत, मतलब लो कॉस्ट वाले और सिंगल यूजर डिजिटल कंप्यूटर हैं। इनमें सीपीयू, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और सॉफ्टवेयर शामिल हैं। इसके अंतर्गत पर्सनल कंप्यूटर मतलब पीसी, लैपटॉप, नोटबुक कंप्यूटर, स्मार्टफोन, पाम टॉप आदि आते हैं। अब देखो बेटा, ये जो है माइक्रो कंप्यूटर, अब जो अभी मैंने जो आपको दिखाया डिजिटल कंप्यूटर, है ना, डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं, अभी डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत ही माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर आते हैं। यहां मैं दिखा देता हूं आपको। ये जो है, ध्यान समझना, वीडियो में जो दिखा रहा हूं, ये जो डिजिटल कंप्यूटर दिया है, डिजिटल कंप्यूटर सेकंड वाला, इसके अंतर्गत ही ये सारे आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ठीक है? और जो माइक्रो कंप्यूटर आपको दिख रहा है, अभी तक जितना आपने देखा है, लैपटॉप, मोबाइल, सब कुछ माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। मिनी कंप्यूटर, यह आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और मल्टी यूजर होते हैं, मतलब बहुत सारे उपयोगकर्ता एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसमें एक साथ 250 उपयोगकर्ता तक काम कर सकते हैं। इनकी कार्य करने की क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से कई गुना ज्यादा होती है, ठीक है? मिनी कंप्यूटर कंपनियां खरीदती हैं, है ना, क्योंकि भाई हम लोग माइक्रो कंप्यूटर में ही काम करते हैं। क्लियर? ये जो लैपटॉप है ये माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। मिनी कंप्यूटर समझ लो कि 250 के बराबर होता है, कंप्यूटर के बराबर, माइक्रो कंप्यूटर के बराबर। नेक्स्ट क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम आकार में बहुत बड़ा है और महंगा कंप्यूटर है। इसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों यूजर तक काम कर सकते हैं। इसका उपयोग बड़ी कंपनियों द्वारा सर्वर कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। मैं आपको दिखा देता हूं तो अच्छा रहेगा।
क्लियर। ये कौन कौन सा दिखाया, ये देखो बेटा, ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं, देख रहे हो, ये सब जो हैं ये मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं, देख रहे हो, क्लियर। ओके, आगे देखते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर वर्तमान में उपलब्ध सबसे तेज कंप्यूटरों में से एक है। सुपर कंप्यूटर बहुत महंगा होते हैं और विशेष अनुप्रयोगों मतलब एप्लीकेशनों के लिए नियोजित होते हैं, मतलब उसके लिए फिक्स होते हैं। उदाहरण के लिए मौसम पूर्वानुमान, वैज्ञानिक सिमुलेशन, एनिमेटेड ग्राफिक्स, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और भूवैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण में प्रयोग किए जाते हैं। भाई सीधी सी बात है, जितना भी ये मौसम विभाग की जानकारी होती है, भूकंप की जानकारी होती है, या बादल फटने की जानकारी होती है, या कोई भी जानकारी जो कि मानव नहीं कर पाता है, तो ये सब सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। तो ये आपका सुपर कंप्यूटर तक ये संपन्न हुआ बेटा। तो यहाँ पे इसको हम स्टॉप कर, ये दिमाग में रखना बेटा कि ये जो नोट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नोट में दिया है कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित किया गया था, क्रे 1 था, ठीक है। अब सुपर कंप्यूटर से बताया है, नोट में आप देख सकते हो कि पहला है परम 8000, दूसरा परम 10,000, तीसरा है आदित्य, चौथा है अनुपम, पांचवा है परम युवा, और छठा है परम युवा सेकंड द्वितीय, और सातवां है एका, ठीक है। तो ये आप अच्छे से नोट पढ़ लेना, यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं बेटा, चलो।